अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की क्लास में जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। ये रिफॉर्मेटिव नेचर का स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ इसलिए कि ये सिर्फ जुवेनाइल्स को डील करता है। इसके अलावा 22वां एक्ट है ये, और इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो 22 मई 2018 है। ये चंद चीज़ें हैं, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले जिन चीज़ों को समझना और जानना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले तो इसका नाम आपको मुकम्मल तौर पे उस सब्जेक्ट का नाम आना चाहिए। और मुकम्मल नाम से मुराद ये कि हमारी एक गलती हम लोग जो करते हैं नाम लिखने में, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 अक्सर हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो दी भी इसके नाम का हिस्सा है, लिहाजा मुकम्मल नाम लिखें हमेशा। और उसके बाद जो दूसरी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको पता होनी चाहिए। फिर उस एक्ट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे मुख्तसर सा इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर जुवेनाइल्स। लेकिन इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसमें जो डिटेल पर्पस है वो आप वहां से देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। टोटल इसके 25 सेक्शंस हैं। और अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके सेक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 1 है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है। सबसे पहली क्लॉज शॉर्ट टाइटल के बारे में है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। और दूसरी क्लास जो है वो एक्सटेंड है। एक्सटेंड क्या है इसकी? पूरा पाकिस्तान। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे इसका इतलाक होगा। एंड नंबर 3 जो है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जब इसका इतलाक होगा तो ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा होता है डेफिनेशंस का। जो वर्ड्स, जो टर्म्स यूज की जाती हैं इस पूरे सब्जेक्ट में या पूरे लॉ में, या जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे होते हैं, उसकी जो मखसूस टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है डेफिनेशंस के चैप्टर में या उस सेक्शन के अंदर। जो क्लास ए है हमारी, सबसे पहले बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कुछ टर्म्स यहाँ ऐसी इस्तेमाल की गई हैं जो इससे पहले कभी किसी भी लॉ में इस्तेमाल नहीं की गई। एवन जो पहला हमारा ऑर्डिनेंस था, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, उसमें भी ये टर्म्स इस्तेमाल नहीं की गई थी। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट्स एंड नीड्स, आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देगी किसी जुवेनाइल के बारे में या किसी चाइल्ड के बारे में, तो वो फैक्ट्स जो उसके सामने होंगे उनको भी देखेगी, और इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स भी देखनी है, कुछ और चीजें भी उसको माइंड में रखनी होंगी, और वो यहाँ पे बता दी गई हैं कि कौन कौन सी चीजें उसे अपने माइंड में रखनी होंगी कोई भी डिसीजन अनाउंस करते हुए। दूसरे नंबर पे है चाइल्ड। चाइल्ड की यहाँ डेफिनेशन वही है जो बहुत सारे लॉस में दे दी गई है। 18 साल से कम उम्र अगर किसी की है तो वो बच्चा कहलाएगा या वो चाइल्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन भी है और जुवेनाइल की डेफिनेशन भी दे दी गई है। चाइल्ड और जुवेनाइल दोनों में फर्क है। चाइल्ड कोई भी बच्चा हो सकता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन जुवेनाइल हमेशा वो बच्चा होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसने कोई ना कोई ऑफेंस कमिट किया है या कोई ऐसा एक्ट किया है जो अगर 18 साल से ऊपर कोई शख्स करता तो वो जुर्म कहलाता। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद एक नई टर्म यहाँ पे क्लास डी में मौजूद है, डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन मीन्स एन अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ जुवेनाइल ऑन द बेसिस ऑफ हिज सोशल, cultural, economic, psychological and educational background without resorting formal judicial proceeding. डाइवर्जन इससे पहले कभी किसी लॉ में मौजूद नहीं है ये टर्म। अब यहाँ पे डाइवर्जन का मतलब क्या है? जो हमारा एक जिसे हम फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं, जब कोई शख्स ऑफेंस कमिट करता है तो बाकायदा उसका जो ट्रायल होता है वो हमारा फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो। लेकिन जुवेनाइल के लिए जो कंसेशन यहाँ पे दे दी गई है कि उससे हट के
प्रोसीडिंग जो फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग है उससे हट के हम जो कोई और तरीका जो उसका अल्टरनेट प्रोसेस होगा, चाहे वो कोई पंचायत का है, चाहे वो किसी कमेटी के जरिए उस बच्चे के बारे में जो भी फैसला किया जाएगा वो क्योंकि अल्टरनेटिव प्रोसेस होगा, लिहाजा उसे हम डाइवर्जन का नाम देते हैं यहाँ पे। उसके बाद है जी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज द केस में भी। फिर गार्डियन है। गार्डियन यहाँ पे 3 तरह के लोगों को गार्डियन बना दिया गया यहाँ पे। इन रिलेशन टू अ जुवेनाइल मीन्स अ पेरेंट और अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गार्डियन बाय द कोर्ट और अ पर्सन हु हैज एक्चुअल केयर ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट का नाम और फिर अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गार्डियन बाय द कोर्ट। कोर्ट अगर किसी भी शख्स को गार्डियन अपॉइंट कर देती है वो, और अ पर्सन हु हैज एक्चुअल केयर ऑफ द चाइल्ड। एक्चुअल केयर जो हकीकी तौर पे उस बच्चे की रोजी रोटी, उसकी एजुकेशन, उसकी सेहत, हर चीज के लिए जो हकीकी तौर पे जिम्मेदार खुद को समझता है। वो कोई इसका दोस्त भी हो सकता है, उसका कोई अजीज रिश्तेदार भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स या नानी दादी वगैरह में से भी हो सकता है। तो 3 तरह के लोग हैं यहाँ पे जो गार्डियन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। हीनियस ऑफेंस means an offense which is serious, gruesome, brutal, sensational in character or shocking to the public morality। अब ये हीनियस ऑफेंस की जो डेफिनेशन यहाँ पे बता दी गई है, ऐसे जराइम जुर्म करने का उसका तरीका जो है वो सफाकाना है, जालमाना है या सनसनीखेज है, या फिर ऐसा है कि जिसको सुनकर लोगों पे लर्जा तारी हो जाए या खौफ तारी हो जाए, तो उसे भी उन्होंने हीनियस में शामिल कर दिया है। शॉकिंग टू द पब्लिक मोरालिटी, जो अवामी अखलाकियात को चौंका देने वाला कोई भी ऑफेंस या उसको करने का जो तरीका है। एंड विच इज पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। ऑफेंस कौन सा? जो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत पनिशेबल भी है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स। दूसरे लॉज भी मौजूद हैं जिसमें जो एक तो पीपीसी है, पीपीसी के अलावा भी हमारे कुछ ऐसे लॉज मौजूद हैं जिसमें ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है। वो नारकोटिक्स का भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ जो लॉज हैं उसमें जो पनिशमेंट्स दे दी गई हैं ऑफेंसेस की वो डील करता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। उसके बाद पनिशमेंट कौन सी है? विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years विद और विदाउट फाइन। हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन में पनिशमेंट्स के तहत भी उस ऑफेंस की काइंड, एक तो ऊपर बता दिया कि उसका मेथड क्या है, वो पीपीसी के तहत या किसी और लॉ के तहत भी अगर है तो वो, और उसकी पनिशमेंट्स भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी गई हैं। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years विद और विदाउट फाइन। तो ये हीनियस ऑफेंस में ये 3-4 चीजें जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं। उसके बाद है जुवेनाइल। जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड हु मे बी डेल्ट विद फॉर एन ऑफेंस इन अ मैनर विच इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। अब पीछे हम चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, चाइल्ड कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम एज का है, लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल की डेफिनेशन मौजूद है। जुवेनाइल कौन होगा? ऐसा बच्चा जिसको इस लॉ के तहत जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी, चाहे वो कोर्ट में है, चाहे वो डाइवर्जन के जरिए हैं, उनके जरिए जब किसी बच्चे को डील किया जाएगा वो जुवेनाइल कहलाता है, जिसने ऑफेंस कमिट किया गया हो। उसके बाद है जी जुवेनाइल कोर्ट। जुवेनाइल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, ये कमेटी इस एक्ट में मुतारिफ करवाई गई है, इससे पहले ये मौजूद नहीं थी। मीन्स अ कमेटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 10। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्लॉज, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर मीन्स अ प्लेस वेयर अ जुवेनाइल में बी केप्ट। अब यहाँ पे केप्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया जहां उसको रखा जाएगा। ये जेल नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में उसको थाने या जेल में नहीं रखा जाएगा, बल्कि कोई भी ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर, यहाँ पे नाम भी बाकायदा दे दिए गए हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं जहां उसको रखा जाएगा। गिवन एजुकेशन, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर हिज मेंटल, मोरल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं। जुवेनाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, बोस्टल इंस्टीट्यूशंस हैं, वोकेशनल सेंटर्स, दारुल अमान एंड वुमेन क्राइसिस सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट्स। हुकूमत के अपने भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट इदारे यहाँ पे बनाए गए होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं।
जुवेनाइल ऑफेंडर। अब यहाँ पे तीन चीजें, सबसे पहले हमने चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद जुवेनाइल की पढ़ी है, और अब तीसरे नंबर पे है जुवेनाइल ऑफेंडर। जुवेनाइल ऑफेंडर मीन्स अ चाइल्ड हु इज alleged to have committed और who has been found to have committed an offense, जिसके बारे में या तो कयास किया जाए कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर साबित भी हो जाए कि वाकई इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो हम उसे जुवेनाइल ऑफेंडर कहेंगे। तो चाइल्ड, जुवेनाइल और जुवेनाइल ऑफेंडर, इन तीनों की डेफिनेशंस जो हैं ये आपने ध्यान से याद करनी है। उसके बाद मेजर ऑफेंस। मेजर ऑफेंस कौन सा हो सकता है इस एक्ट के तहत? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज मोर देन 3 years एंड अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। फाइन या फाइन के बगैर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से लेके 7 साल के दरमियान, 3 साल से 7 साल के दरमियान होगी, वो मेजर ऑफेंस कहलाएगा। मेडिकल ऑफिसर मीन्स मेडिकल ऑफिसर नोटिफाइड एज सच बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर हमेशा वो होगा जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा। एक हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मौजूद होंगे, लेकिन हर डॉक्टर मेडिकल नहीं कर सकता, किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। वही करेंगे जिन्हें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए अपॉइंट किया गया होता है। उसके बाद हम चलते हैं माइनर ऑफेंस पे। माइनर ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज imprisonment up to 3 years with or without fine। माइनर ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जो पीपीसी के तहत या किसी भी और लॉ के तहत पनिशेबल होते हैं और इनकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक, फाइन या फाइन के साथ 3 साल तक, 1 दिन से लेके 3 साल तक जिसकी पनिशमेंट है वो माइनर ऑफेंसेस कहलाएंगे। और उसके बाद 3 साल से लेके 7 साल के दरमियानी अरसे के जितनी भी जो पनिशमेंट्स होंगी वो मेजर ऑफेंसेस कहलाएंगी। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम ये भी न्यूली जो न्यू टर्म है इसमें शामिल की गई है। मीन्स अ प्लेस वेयर अ जुवेनाइल इज केप्ट टेम्परेरीली आफ्टर बीइंग एप्रीहेंडेड बाय पुलिस एज वेल एज आफ्टर ऑब्टेनिंग रिमांड फ्रॉम जुवेनाइल कोर्ट और अदरवाइज फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। जब भी किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा, एप्रीहेंडेड, जब उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, उसको जो अमूमन जो मुजरम होते हैं उनको पुलिस अरेस्ट करती है, थाने लेके आती है, वहीं पे उनका रिमांड लेके उनको रखा जाता है, वहीं पे इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन जुवेनाइल्स का तरीकाकार डिफरेंट है। किसी भी जुवेनाइल को अरेस्ट करने के बाद ना तो थाने में रखा जाएगा और ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए उसको थाने में लाया जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन होम बनाया जाएगा, चाहे तो गवर्नमेंट खुद उसको जो है वो इस्टेब्लिश करेगी या फिर जो पहले से प्राइवेट इदारे मौजूद हैं उनमें से किसी को ऑब्जर्वेशन होम करार देके उसे वहां रखा जाएगा। वहीं पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जब भी उसको रिमांड लिया जाएगा उसे उसी ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। थाने या जेल में किसी सूरत भी नहीं रखा जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो नया एक्ट 2018 का है इसके तहत रूल्स नहीं अभी बने, लेकिन हम जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो 2002 के हैं, जो द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के बाद जो रूल्स बनाए थे 2002 के, वो रूल्स अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद है जी प्रोबेशन ऑफिसर। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960। सुटेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन, ट्रस्ट, एसोसिएशन और सोसाइटी duly recognized by the law whose object is welfare and protection of children। पर्सन में, सुटेबल पर्सन में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि उसमें उन्होंने ट्रस्ट को भी शामिल कर दिया है। कोई एसोसिएशन या सोसाइटी भी हो सकती, जिस तरह हमारे यहाँ पे बहुत सारे इदारे बने हैं, ईदी फाउंडेशन है, तो ये जो फाउंडेशंस हैं ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगी। यहाँ तक हमारा जो डेफिनेशंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और जो न्यू टर्म्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आप लॉ को याद करते हैं तो जो लीगल लैंग्वेज होती है आप उसको फॉलो करें।
अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन उसमें हम लीगल लैंग्वेज से बाहर निकल जाते हैं। तो बेशक आप उसको अपने तौर पे लिखें, लेकिन कोशिश करें कि लीगल लैंग्वेज को लाजमी फॉलो किया करें। ये नंबर भी आपके ज्यादा आएंगे इससे। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 पे, लीगल असिस्टेंस है। एवरी जुवेनाइल और अ चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, एवरी जुवेनाइल और अ चाइल्ड। जुवेनाइल कौन, जो ऑफेंस कमिट किया है जिस बच्चे ने, और चाइल्ड वो शख्स होगा, वो बच्चा होगा जो कि विक्टिम है, जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट कर लिया गया है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए जो लीगल असिस्टेंस होगी वो एट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट होगी। गवर्नमेंट सारे उसके अखराजात बर्दाश्त करेगी। नंबर 2 पे, juvenile shall be informed about his rights available under the law by a legal practitioner within 24 hours of taking him into custody। जब भी किसी juvenile को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे फौरी तौर पे वकील मुहैया किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर वो वकील उसके जो राइट्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं वो भी, और जो इस एक्ट में मौजूद हैं वो सारे राइट्स उसको बताएगा। नंबर 3 पे है, अ लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द जुवेनाइल कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू अ चाइल्ड विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस और अ जुवेनाइल शेल हैव एट लीस्ट 7 years स्टैंडिंग एट द बार। जो वकील उस जुवेनाइल को या उस चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा उसकी स्टैंडिंग कम अज कम 7 साल होगी। उसके बाद है सेक्शन नंबर 4, जुवेनाइल कोर्ट। The government, in consultation with the concerned High Court, shall, by notification in the official gazette, establish or designate one or more juvenile courts within a period of 3 months of the commencement of this act। इस एक्ट के यानी जब ये इसका इतलाक हो जाएगा तो उसके 3 महीनों के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद जुवेनाइल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करेगी। A juvenile court may be established for one or more sessions divisions, and in that case, the juvenile court may hold trial of a case at such place as the high court may specify। और उस कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट किस जगह पे कितने जजेस अपॉइंट होंगे या किस सेशन डिवीजन के लिए कितनी कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी, ये हाई कोर्ट ने ही जो है वो करना है। उसके बाद नंबर 3 पे, अच्छा एक चीज़ और, जितनी भी जो जुडिशरी की हमारी सीजे के या फिर एएसजे के जो एग्जाम्स हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हाई कोर्ट की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं, अप्रूवल जो है वो, प्रीवियस अप्रूवल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। सबसेक्शन नंबर 3 है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ जुवेनाइल कोर्ट अनलेस ही इज और हैज बीन। अब यहाँ पे 4 किस्म के लोग बताए गए हैं जो जुवेनाइल कोर्ट के जज हो सकते हैं। सबसे पहले सेशन जज है, दूसरे नंबर पे एडिशनल सेशन जज है, तीसरे नंबर पे सेक्शन 30 मैजिस्ट्रेट होगा, और चौथे नंबर पे कोई लीगल प्रैक्टिसिंग लॉयर जो भी होगा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है, हु हैज एट लीस्ट 7 years स्टैंडिंग एट बार, जिसकी कम अज कम 10 years स्टैंडिंग एट बार, कम अज कम 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, तो फिर उसे जुवेनाइल कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। अमूमन जो हमारे पहले से जो एक्टिंग जजेस होते हैं उनको ही ये स्पेशल पावर्स जो है वो कन्फर्ड कर दी जाती हैं। Number 4, the juvenile court shall have exclusive jurisdiction to try the cases in which a juvenile is accused of commission of an offence। Exclusive jurisdiction से मुराद ये है कि जुवेनाइल कोर्ट के पास FIR दर्ज होने के बाद जजमेंट अनाउंस होने तक जितनी भी जो भी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी ऑर्डर्स वगैरह होंगे वो मुकम्मल तौर पे इसे एक्सक्लूसिव बिला शिरकत गैर, ये मुकम्मल तौर पे जिसको हम कहते हैं कि मुकम्मल इख्तियारात रखती है। किसी जुवेनाइल को ट्राई करने के मुकम्मल इख्तियारात जो होंगे वो इस जुवेनाइल कोर्ट के पास होंगे। नंबर 5 है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल एक्ट ऑल केसेस पेंडिंग बिफोर अ ट्रायल कोर्ट इन विच अ जुवेनाइल इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द जुवेनाइल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन। जब ये लॉ बना दिया गया जुवेनाइल एक्ट, तो उससे पहले जितने भी पेंडिंग केसेस थे जो हमारी जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनमें ऐसे केसेस जिसमें कोई भी बच्चा इन्वॉल्व था जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे जुवेनाइल कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे।
Number 6, the juvenile court shall not, merely by the reason of a change in its composition or transfer of a case under subsection 5, be bound to recall or rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded. अब क्योंकि वो जितने भी केसेस होंगे जो ऑलरेडी जो पेंडिंग थे किसी रेगुलर कोर्ट में, वो सारे जब जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो जिस स्टेट से वो केसेस ट्रांसफर हुए होंगे उसी स्टेट से उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ये नहीं कि अगर नई कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं तो नए सिरे से उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। जो पहले से जो विटनेसेस जिनको एग्जामिन कर लिया गया है या जो एविडेंस रिकॉर्ड कर दी गई है, उसी के ऊपर आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो कंटिन्यू हो जाएंगी। Number 7, if any court taking cognizance of an offence finds that an accused brought before it is a juvenile, it shall transfer his case to the juvenile court for further proceedings. और अगर किसी रेगुलर कोर्ट के सामने कोई ऐसा केस आता है जिसमें जो कोर्ट के सामने जब ये फैक्ट आते हैं कि जी ये जुवेनाइल या कोई भी बच्चा इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो वो फौरी तौर पे उसे जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी। Number 8, on taking cognizance of an offence, the juvenile court shall decide the case within 6 months. पीरियड लिमिट जो है वो यहाँ पे बता दी गई है कि 6 माह के अंदर अंदर उस जुवेनाइल का जो फैसला है वो हो जाएगा। Number 9, where the case is not decided within 6 months in terms of subsection 8, अगर तो 6 माह के अंदर उसका फैसला नहीं किया जा सकता तो फिर कोर्ट या फिर कोई भी पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकती है। उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो जो भी डायरेक्शन देगी उसके ऊपर फिर कोर्ट्स जो है वो अमल करेंगी। Number 10, the juvenile court may hold its sitting at a place other than the place in which the ordinary courts hold sittings for trial of other cases. अब जो प्लेस ऑफ सिटिंग है जुवेनाइल कोर्ट की, वो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से जो कोर्ट्स रेगुलर कोर्ट्स जो काम कर रही हैं प्लेस ऑफ सिटिंग वो हो, उसके अलावा किसी दूसरी जगह पे जुवेनाइल कोर्ट इस्टेब्लिश की जा सकती है। किसी दूसरी जगह पे जुवेनाइल कोर्ट का जो जज है उसको जो है वो बिठाया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है नंबर 5, अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल से रिलेटेड है। द अरेस्टेड जुवेनाइल शैल बी केप्ट इन एन ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, एक मखसूस ऐसा जो है वो एक जगह, एक प्लेस ऐसी बना दी जाएगी जो जहाँ पे उस बच्चे को अरेस्ट होने के बाद रखा जाएगा। And the officer in charge of the police station shall, as soon as possible, ऑफिसर इन चार्ज जिस थाने की हदूद में उसको पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, उस थाने का जो ऑफिसर इन चार्ज होगा वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो क्लॉज ए और बी में जो हम पढ़ेंगे वो इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन किसको देगा? क्लॉज ए के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल इफ ही कैन बी फाउंड ऑफ सच अरेस्ट एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द टाइम, डेट एंड नेम ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट बिफोर विच द जुवेनाइल शैल बी प्रोड्यूस्ड। गार्डियन उस जुवेनाइल का, उसके पेरेंट या जो भी जो पीछे हम 3 तरह के लोग पढ़ के आए हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसके गार्डियन को इन्फॉर्म करेगा कि उसे किस वक्त अदालत में पेश किया जाएगा, कौन सी अदालत में पेश किया जाएगा, किस दिन पेश किया जाएगा, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उसके गार्डियन को प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद क्लास बी, इन्फॉर्म द कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर टू इनेबल हिम टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन अबाउट द जुवेनाइल एंड अदर मटीरियल सर्कमस्टांसेस विच मे बी ऑफ असिस्टेंस टू द जुवेनाइल कोर्ट फॉर मेकिंग इंक्वायरी। इसके अलावा वो जो प्रोबेशन ऑफिसर है, कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर, अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें हैं। अगर तो वो बच्चा ऐसा है जिसने पहले से कोई अफेंस कमिट किया है और उसको प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया गया था, यानी किसी प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर उसको उसकी निगरानी में रखा गया था और दोबारा वही बच्चा कोई अफेंस कमिट करता है और दोबारा से अरेस्ट होता है, तो उसके प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर जिस इलाके से उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है उस इलाके का जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होगा इसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वो उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें।
Number 2, no juvenile shall be arrested under any of the laws dealing with the preventive detention or under the provisions of chapter 8 of the code. preventive detention ये जो CRPC में हमारे जो सेक्शन है 106 से 126A तक, प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है नहीं रखा जाएगा। उसके बाद नंबर 3 है, द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड शैल आल्सो डिस्क्राइब द स्टेप्स taken by the officer in charge for the referring of the matter to the Juvenile Justice Committee for the disposal of case through diversion where it was so required under section 9. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर तो पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज को लगे कि ये इतना ये मेजर या हीनियस ऑफेंस नहीं है, बल्कि इसे कमेटी के पास रेफर करना चाहिए ताकि वो कमेटी जो है या जो पंचायत की सूरत में जो भी आगे कमेटी किस तरह से इस्टेब्लिश होगी हम वो भी पढ़ेंगे, तो उस कमेटी के पास वो रेफर करेगा। 173 की रिपोर्ट जिस तरह अदालत में जमा करवाई जाती है वो उसको अपने पास रोक लेगा। अदालत में 173 की रिपोर्ट नहीं जमा करवाएगा, बल्कि इस केस को डाइवर्जन या जो अल्टरनेट प्रोसेस है उसके जरिए इसको सॉल्व करने के लिए कमेटी के पास भेज देगा। लेकिन 173 की रिपोर्ट में जो जो स्टेप्स उसने लिए होंगे वो सारे उसने उसमें दर्ज करने हैं। उसके बाद चलते हैं नंबर 6 पे, रिलीज ऑफ अ जुवेनाइल ऑन बेल। Section number 6, release of a juvenile on bail. Notwithstanding anything contained in the code, a juvenile accused of bailable offense. अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है notwithstanding anything contained in the code CRPC। यहाँ पे इस वर्ड का मतलब जो हम लेते हैं वो ये होता है कि CRPC में जो भी लिखा है बेल से या रिलीज से रिलेटेड जो भी लॉ वहाँ पे मौजूद है हम उसको नहीं देखेंगे, बल्कि इस सेक्शन के तहत जो कहा जा रहा है हम इस सेक्शन को फॉलो करेंगे। तो सेक्शन यहाँ पे जो नंबर 6 है वो क्या कहता है रिलीज के बारे में। A juvenile accused of bailable offense shall, if already not released under section 496 of the code, be released by the juvenile court on bail with or without surety. श्योरिटी के बगैर अगर तो 496 बेलेबल ऑफेंसेस में जो है 496 जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में है, जितने भी ऑफेंसेस बेलेबल होंगे उनकी बेल ले ली जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी बेलेबल ऑफेंस का अगर अक्यूज्ड है, जो जुवेनाइल है वो बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज्ड है और उसकी बेल नहीं ली गई तो फौरी तौर पे उसकी बेल ले ली जाएगी, चाहे तो श्योरिटीज के साथ या फिर श्योरिटीज के बगैर। Unless it appears that there are reasonable grounds for believing that the release of such a juvenile may bring him in association with criminals or expose him to any other danger. अब ये बिल्कुल उसके उलट आ जाता है। 496 में बात कर दी गई है कि बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी बेल ले ली जाएगी, लेकिन साथ ही unless it appears that कि अगर उसकी जान को खतरा है या इस बात का खतरा है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ या उनके काबू में आ जाएगा, तो इस बात का अगर खतरा मौजूद है तो फिर कोर्ट जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस में भी उसकी बेल नहीं लेगी। ठीक है, ये दो चीजें एक ही इस पैराग्राफ में बता दी गई हैं कि या तो 496 के तहत उसकी बेल ले ली जाएगी, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन लाहक हो तो फिर कोर्ट बेलेबल ऑफेंसेस में भी उसकी बेल नहीं लेगी। इन दिस सिचुएशन द जुवेनाइल शैल बी प्लेस्ड अंडर द कस्टडी ऑफ अ सुटेबल पर्सन। सुटेबल पर्सन की डेफिनेशन भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। द जुवेनाइल शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बी केप्ट इन अ पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और जेल इन सच केसेस। अब जिसे 496 के तहत बेल पर रिलीज नहीं किया गया तो उस जुवेनाइल को या तो किसी सुटेबल पर्सन की कस्टडी में रखा जाएगा या जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में या फिर किसी प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में रखा जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत उसे जेल में या पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे, द जुवेनाइल कोर्ट शैल इन अ केस वेयर अ जुवेनाइल इज नॉट रिलीज्ड अंडर सबसेक्शन 1। कौन सी सिचुएशन? जब अदालत ने 496 के तहत बेलेबल ऑफेंस में भी उसकी बेल
नहीं ली। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी कोर्ट? द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पुलिस फॉर ट्रेसिंग गार्डियन ऑफ सच जुवेनाइल, and where guardian of such juvenile is traced out, the juvenile court may immediately hand over custody of the juvenile to his guardian। और अदालत जो है वो पुलिस से कहेगी उसके किसी गार्डियन को या जो भी उसका रिश्तेदार वगैरह होगा उसको वो तलाश करेगी, और जैसे ही उसका गार्डियन मिल जाएगा उसे फौरी तौर पे अदालत जो है वो बेल पर रिलीज कर देगी। Number 3, where a juvenile is arrested or detained for commission of a minor or a major offence for the purpose of this act, he shall be treated as if he was accused of commission of a bailable offence। माइनर और मेजर offences पीछे हम इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ के आए हैं। 1 से लेके 3 साल तक जिन offences की पनिशमेंट है वो माइनर होंगे, और 3 से लेके 7 साल तक का जो दरमियानी जो पीरियड है उसमें अगर कोई ऐसा offense जिसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल तक है तो वो मेजर होगा। अब ये दोनों ऑफेंसेस अगर किसी जुवेनाइल ने कमिट किए हैं तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो बेलेबल ऑफेंस होगा। उसके बाद नंबर 4, वेयर अ जुवेनाइल ऑफ मोर देन 16 years of age is arrested or detained for a heinous offense, he may not be released on bail if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in commission of a heinous offense। ऊपर सबसेक्शन 3 में तो हमने पढ़ा कि माइनर और मेजर ऑफेंसेस जो होंगे वो बेलेबल तस्वर किए जाएंगे, लेकिन नंबर 4 कहता है कि अगर उस जुवेनाइल की एज 16 साल से ऊपर है, मोर देन 16 years of age, और उसने जो ऑफेंस किया है वो हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ऐसी सूरत में अदालत उसे बेल पर रिलीज करने से इनकार भी कर सकती है अगर कोर्ट को ऐसी जो है वो अगर उसको लगता है कि ये जुवेनाइल वाकई इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है। Number 5, where the juvenile court is of the opinion that the delay in the trial of a juvenile has not been occasioned by an act or omission of such juvenile or any other person acting on his behalf। अगर तो जुवेनाइल कोर्ट को लगे कि जो जुवेनाइल का डिले, क्योंकि पीछे हम पढ़ के हैं कि 6 माह के अंदर अंदर उसका फैसला करना जरूरी है, लेकिन अगर 6 माह के अंदर उसका केस डिसाइड नहीं हो रहा और अदालत को लगता है कि इस केस के डिसाइड होने में जुवेनाइल का कोई कसूर नहीं है, जो डिले हो रहा है वो जुवेनाइल का या फिर जुवेनाइल के बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो उसका गार्डियन भी हो सकता है, कोई भी एक्टिंग पर्सन जो है अगर वो डिले में इन्वॉल्व नहीं है तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? any other person acting on his behalf or in exercise of any right or privilege under any law for the time being in force, such juvenile shall be released on bail। उस डिले की वजह से जिसमें जुवेनाइल का या फिर उसके बिहाफ पे एक्टिंग पर्सन का कोई कसूर ना होगा, कोर्ट उसको बेल पर रिलीज कर देगी। He has been detained for a continuous period exceeding 6 months and whose trial has not been completed। अगर वो जुवेनाइल कंटिन्यूसली 6 माह तक जेल में है और उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, तो सबसेक्शन 5 जो है इसका अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोर्ट किसी भी ऐसे जुवेनाइल को बेल पर रिलीज कर देगी जो 6 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है जेल में बंद है और उसका जो ट्रायल है वो डिसाइड नहीं हुआ, कंक्लूड नहीं हुआ, और उसके कंक्लूजन में उसका कसूर भी कोई नहीं, उसकी वजह से जो डिले आ रहा है वो जुवेनाइल की वजह से नहीं है, तो फिर उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन पे। सेक्शन है हमारा नंबर 7, इन्वेस्टिगेशन इन जुवेनाइल केसेस। अ जुवेनाइल शैल बी interrogated by a police officer not below the rank of sub inspector or under the supervision of superintendent of police और SDPO। SDPO जो है ये सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है। जुवेनाइल की इन्वेस्टिगेशन कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, बल्कि सब इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर होगा वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रिटेंडेंट SP या SDPO की सुपरविजन में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 शेल बी असिस्टेड बाय अ प्रोबेशन ऑफिसर और बाय अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर
notified by the government to prepare social investigation report to be annexed with the report prepared under section 173 of the code। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन के जो मरहले हैं, प्रोबेशन ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी जो असिस्टेंस है उसका साथ होगा उस इन्वेस्टिगेशन में, एक तो प्रोबेशन ऑफिसर होगा और दूसरा यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया गया होगा इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। तो प्रोबेशन ऑफिसर या फिर सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इन दोनों में से कोई एक उस सब इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में जो है वो असिस्टेंस करेगा। उसके बाद नंबर 8 है डिटर्मिनेशन ऑफ एज। एज की इंक्वायरी, ये इंक्वायरी जो होती है मजिस्ट्रेट की एज से रिलेटेड वो सेक्शन 8 के तहत होगी। वेयर अ पर्सन अलेज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फिजिकली अपीयर्स और क्लेम्स टू बी अ जुवेनाइल for the purpose of this act, the officer in charge of the police station or the investigation officer shall make an inquiry to determine the age of such person on the basis of his birth certificates, education certificates or any other pertinent documents। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी एज को डिटरमिन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसकी जो एज है वो कैसे डिटरमिन होगी, उसके बर्थ सर्टिफिकेट से, उसकी जो तालीमी असनाद हैं या इसके अलावा कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जहां से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता हो। In the absence of such documents, age of such accused person may be determined on the basis of a medical examination report by a medical officer। और अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उस वक्त अवेलेबल नहीं है और उसकी एज का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता तो फिर उसकी बाकायदा मेडिकल जो ऑफिसर होगा उससे एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उसके जो टेस्ट करवाए जाएंगे उसकी एज को डिटरमिन करने के लिए। और ये जो एज डिटरमिनिंग जो एग्जामिनेशंस होते हैं इन टेस्ट को हम ओसिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं। ओसिफिकेशन टेस्ट जो है ये हड्डियों से रिलेटेड होता है, हड्डियों और दांतों वगैरह से जो टेस्ट किया जाता है उसे हम ओसिफिकेशन, स्पेसिफिकली जो ओसिफिकेशन है वो हड्डियों का टेस्ट होता है जिससे किसी भी शख्स की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। Number 2, when an accused person who physically appears to be a juvenile for the purpose of this act is brought before a court under section 167 of the code। ये रिमांड के लिए जब किसी जुवेनाइल को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, the court before granting further detention shall record its findings regarding the age on the basis of available record, including the report submitted by the police or medical examination report by a medical officer। रिमांड देने से पहले कोर्ट उसकी एज से रिलेटेड जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की गई होगी वो उनकी रिपोर्ट्स को देखेगी। नंबर 9, डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। अब यहाँ पे जो नया वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया था डाइवर्जन का, कि डाइवर्जन क्या है, कैसे की जाएगी, इसका प्रोसेस सेक्शन 9 में मौजूद है। विद द कंसेंट ऑफ अ जुवेनाइल और हिज गार्डियन एज द केस में बी। जुवेनाइल खुद कंसेंट दे या फिर उसका जो गार्डियन है वो कंसेंट दे दे। द कंप्लेंट अगेंस्ट अ जुवेनाइल रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 6 shall be referred to the Juvenile Justice Committee for the disposal of the same through diversion। अच्छा, अब यहाँ पे सब सेक्शन 6 की बात की गई है। सब सेक्शन 6 जो है ये सेक्शन 9 का ही है जिसमें बताया गया है कि माइनर और मेजर ऑफेंसेस जो होंगे उसके लिए रेगुलर कोर्ट्स में जाने की बजाय जो कमेटी बनाई गई होगी उसके जरिए उसका फैसला करवाया जाएगा और इसके लिए कंसेंट ली जाएगी जुवेनाइल की या फिर उसके गार्डियन की। द डाइवर्जन कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन by the police and during the trial by the prosecution and the court in the prescribed manner। किसी भी स्टेज पे डाइवर्जन के लिए केस रेफर किया जा सकता है कमेटी के पास, चाहे इन्वेस्टिगेशन स्टेज है तो फिर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इसको रेफर कर देगा, और अगर ट्रायल स्टार्ट हो चुका है तो फिर प्रोसिक्यूटर या फिर जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है वो उस केस को कमेटी के पास रेफर कर सकती है डाइवर्जन के लिए। Number 3, where a case is referred to the Juvenile Justice Committee by the police
The submission of report of police officer required under section 173 of the code shall be postponed till the final order of the committee. अब अगर तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस ऑफिसर को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अगर उसको लगता है कि माइनर अफेंस है या अफेंस की नेचर ऐसी है कि बाकायदा 6 माह तक इस बच्चे को ट्रायल कोर्ट में घसीटने की बजाय अगर इसे कमेटी के पास रेफर कर दिया जाए तो वो उसे कमेटी के पास रेफर कर देगा। और जब उसे रेफर किया जाएगा तो ऐसी सूरत में 173 की जो चालान होता है वो जुवेनाइल कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश करने से पहले अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगे कि ये माइनर ऑफेंस है और इसे रेगुलर कोर्ट में जाने की बजाय या बाकायदा इसका ट्रायल होने की बजाय इसे कमेटी के पास रेफर कर दिया जाए तो फिर वो 173 की रिपोर्ट को रोक लेगा और उस केस को उस कमेटी के पास रेफर कर देगा। Number 4, the Juvenile Justice Committee shall dispose of a case with the consent of the person against whom the offence was committed. 3, अब यहाँ पे तीसरी बात भी सामने आ गई। पहले हम पढ़ के आए कि जुवेनाइल और या फिर उसका जो गार्डियन है अगर वो कंसेंट देंगे तो फिर उसका केस रेफर किया जाएगा जो कमेटी बनाई गई है उसके पास। लेकिन यहाँ पे उस शख्स की कंसेंट लेना भी जरूरी है सेक्शन 4 के तहत जिसके खिलाफ अफेंस कमिट किया गया है। उसकी कंसेंट लेने के बाद जो कमेटी है वो अपना जो भी मेथड होगा उस मेथड के मुताबिक वो उस जुवेनाइल का फैसला करेगी, उसका ट्रायल करेगी और जो भी अपना डिसीजन होगा वो देगी। लेकिन डिसीजन की यहाँ पे सूरतें भी बता दी गई हैं कि कमेटी के पास जब केस रेफर किया जाएगा तो कमेटी आज़ाद नहीं है कि जो भी फैसला चाहे वो उसके ऊपर सुना दे, बल्कि यहाँ पे 7 किस्म के 7 कैटेगरीज यहाँ पे बता दी गई हैं कि वो किस अंदाज में उस ट्रायल का जो डिसीजन है वो दे सकती है। सबसे पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उस जुवेनाइल ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसमें कोई चोरी की है, कोई बाइक या फिर कोई भी सामान ऐसा चुरा लिया है तो वो उसको वापस करेगा। दूसरे नंबर पे है रेपरेशन ऑफ डैमेज्ड कास्ट, अगर उसने किसी बाइक या किसी भी ऐसी किसी सामान जिसे उसने चुराया हो या फिर उसने किसी शरारत से किसी का नुकसान कर दिया है तो वो उस नुकसान की तलाफी करेगा। दूसरी सूरत क्या है, अगर उसने कोई नुकसान किया है तो उसकी तलाफी करेगा। तीसरे नंबर पे है रिटन और ओरल अपॉलजी, वो जुबानी या फिर तहरीरी तौर पे माफ़ी मांगेगा। फिर है पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, किसी कम्युनिटी सर्विस में उसकी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, जिस तरह से कोई भी ऐसा काम जो आप वॉलंटरली करते हैं उसके जरिए आपको, जैसे आजकल कोरोना का जो एक सिचुएशन बनी हुई है तो सामान बांटने के लिए अगर किसी को साथ लगा दिया जाए कि ठीक है जी तुम 10 दिन तक सामान बांटोगे या तुम जो है 5 दिन तक, तो ये कम्युनिटी सर्विस में अगर उसको लगा दिया जाएगा। उसके बाद है पेमेंट्स ऑफ फाइन एंड कॉस्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कमेटी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हुए उनमें जो भी कॉस्ट हुई है या जो भी अखराजात आए होंगे वो उसकी कॉस्ट या उसके फाइन की सूरत में उसको बता दिया जाएगा। उसके बाद है प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, अगर ज़रूरी है कि उसको कैद ही किया जाना चाहिए तो फिर उसे किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। आखिरी है रिटन एंड ऑरल रेप्रीमेंट है उसको डांट टपट के उसकी सरजनिश करके उसको छोड़ दिया जाता है, चाहे तहरीरी तौर पे उसकी सरजनिश कर दी जाए या फिर जुबानी कलामी कर दी जाए। Provided that where the complainant is a state functionary and the offence has not been committed against a private person, the Juvenile Justice Committee may dispose of the case through diversion with the consent of the concerned public prosecutor। और अगर ये अफेंस ऐसा है जो कि स्टेट के खिलाफ किया गया होगा, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ अगर किया है तो वो हम ऊपर सिचुएशन पढ़ के आए हैं, और अगर स्टेट के खिलाफ ये ऑफेंस कमिट किया गया है तो जो कंसेंट ली जाएगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए ली जाएगी उस केस को रेफर करने के लिए कमेटी के पास। Number 5, for the purpose of diversion, all offences either minor or major shall be compoundable. Minor और major offences
जो 1 से 3 साल या 3 से 7 साल तक के जो ऑफेंसेस होंगे वो कंपाउंडेबल होंगे। डायवर्जन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन द केसेस। अब कौन से केसेस हैं जिसमें डायवर्जन के लिए उसका केस रेफर किया जा सकता है कमेटी के पास? क्लास ए, वेयर अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ कमिशन ऑफ माइनर ऑफेंस। क्लास बी, वेयर अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ कमिशन ऑफ मेजर ऑफेंसेस, मेजर और माइनर दोनों तरह के ऑफेंसेस में, लेकिन अगर मेजर ऑफेंस किया है तो फिर उसकी एज भी देखी जाएगी। व्हेन द एज ऑफ द जुवेनाइल इज नॉट मोर देन 16 years एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। यानी माइनर ऑफेंस है तो फिर तो किसी भी एज में उसको रेफर किया जा सकता है, लेकिन अगर उसने मेजर ऑफेंस किया है तो फिर उसकी उम्र जो है वो 16 साल तक अगर है तो फिर उसका केस रेफर किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। अब ऊपर डायवर्जन हम पढ़ के आए हैं, डायवर्जन जो है वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के पास केस जो है वो भेजा जाएगा। तो कमेटी है क्या, ये स्टैब्लिश कैसे होगी और इसका काम क्या होगा? सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बट नॉट लेटर देन 3 months, जब ये एक्ट कमेंस होगा, शुरू किया जाएगा, उसके 3 महीनों के अंदर अंदर 3 महीनों के अंदर अंदर ही कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी और 3 माह के अंदर अंदर ही एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी। द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट में ये कमेटी बनाई जाएगी, उसी डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन जज होगा उसके साथ कंसल्टेशन के बाद shall establish the juvenile justice committee for each sessions division. Number 2, the juvenile justice committee shall consist of 4 members with following composition. इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे 4 मेंबर्स बताए गए हैं और 4 मेंबर्स कौन से हैं? Serving judicial magistrate with the powers under section 30 of the code, who shall also head of the committee. कमेटी का जो हेड है वो सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट होगा। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तीसरे नंबर पे मेंबर ऑफ लोकल बार हैविंग एट लीस्ट 7 years स्टैंडिंग एट द बार अपॉइंटेड बाय द कंसर्न सेशंस जज फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। बार, मुतलका बार जो है, मुतलका बार का कोई भी जो वकील होगा, कोई भी वो जिसकी 7 साल की प्रैक्टिस होगी, 7 साल की प्रैक्टिस रखने वाला कोई भी बार का मेंबर जिसे 2 साल के लिए सेशन जज अपॉइंट करेगा, सेशन जज अपॉइंट करेगा उस पर्सन को 2 साल के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन बीपीएस 17 स्केल का कोई जो ऑफिसर बताया गया, सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो 17 स्केल का होगा, या फिर जो सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर है वो, दोनों में से किसी एक को इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। तो ये 4 तरह के लोग होंगे जो इस कमेटी के मेंबर होंगे और हेड होगा सेक्शन 30 magistrate. Number 3, the place of sitting of the juvenile justice committee may preferably in the same premises where the juvenile court holds sitting. Same premises, जिस अदालत में जिस कमरे में या जिस रूम में या जिस premises में जो रेगुलर कोर्ट्स काम कर रही होती हैं, जहाँ पे जुवेनाइल कोर्ट्स को भी बिठाया जा सकता है, उसी जगह पर ये कमेटी भी जो है वो बैठ के उस केस का फैसला कर सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 4 में द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब कमेटी ऊपर इस्टेब्लिश होगी, लेकिन इसके फंक्शंस क्या हैं? क्लास ए में है डिस्पोज ऑफ द केसेस थ्रू डाइवर्जन अपॉन रेफरल फ्रॉम द पुलिस प्रोसिक्यूशन और द जुवेनाइल कोर्ट। ये पीछे भी हम पढ़ के हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है तो फिर पुलिस रेफर करेगी, और अगर उसका ट्रायल चल रहा है तो फिर प्रोसिक्यूशन या फिर जुवेनाइल कोर्ट उसको रेफर कर देगी, एज द केस में बी, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द रेफर। जिस दिन से केस रेफर किया जाएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी ने उसका फैसला करना है। क्लास बी, inspect the observation homes and juvenile rehabilitation centers and may give directions to the officer in charge of such place for the measures to be taken for welfare and social reintegration of the juvenile kept under their supervision. अब जो इस्टेब्लिश किए गए थे मुख्तलिफ इदारे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो बनाए गए थे जहाँ पे जुवेनाइल को रखा जाएगा, ये कमेटी उनकी इंस्पेक्शन भी करेगी।
मुख्तलिफ औकात में जाके उनकी इंस्पेक्शन करेगी, उनके जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे उनसे मिलेगी, उनसे जो भी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वगैरह उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जो वहाँ पे माहौल होगा उसको जाके वो देखेगी और उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए डायरेक्शंस भी देती रहेगी। क्लॉज सी, सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसके अलावा भी जो जिम्मेदारियाँ जो फंक्शंस इस कमेटी के ज़िम्मे लगाई जाएंगी वो उनको भी परफॉर्म करेगी। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 5 है, for the administration and functioning of the Juvenile Justice Committee, provision of staff shall be within the powers of the sessions judge or respective district। अब इस कमेटी के ये 4 मेंबर तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा इस कमेटी को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए स्टाफ भी मुहैया किया जाएगा, और स्टाफ मुहैया करना जो है वो सेशन जज की जिम्मेदारी है। उस डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन जज होगा वो इस कमेटी को स्टाफ भी प्रोवाइड करेगा। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, इसमें हम सिर्फ ये 10 सेक्शन डिस्कस करेंगे और बाकी के जो सेक्शन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।